नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास में आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? कौन सी विशेषता? एक रूप उत्पाद, अधिक क्रेता व विक्रेता, तो यह लागू होती है। अधिक क्रेता एवं विक्रेता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में भी होते हैं, तो यह सही है। स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास पूर्ण प्रतियोगिता में भी होता है और एकाधिकारात्मक में भी होता है। यह दोनों स्थितियां पाई जाती हैं। एक रूप उत्पाद नहीं पाया जाता। एक रूप उत्पाद का मतलब समरूप उत्पाद नहीं पाया जाता। दोनों में अलग अलग वस्तुएं पाई जाती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सहजातीय वस्तुएं या समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं और एकाधिकारात्मक बाजार में वस्तुओं का जो स्वरूप होता है वह विभेदित आकार का होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, एक ए सही हो जाएगा। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या अधिक होती है, इसलिए कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है और परफेक्ट कंपटीशन में फर्में कीमत ग्रहण करता होती हैं। मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। इसका कारण क्रेता एवं विक्रेता की संख्या का अधिक होना है तथा सभी क्रेता एवं विक्रेता कीमत ग्रहण करता होती हैं। वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न एवं सहजातीय स्वरूप की होती हैं। सहजातीय, परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुएं कैसी होती हैं? सहजातीय स्वरूप की होती हैं। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है और मांग की लोच कैसी, तो दोनों अनंत होती हैं। वस्तुओं के सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS XY इकाई के बराबर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता और विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं और इसके अलावा कोई बाह्य हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। परिवहन लागत का अभाव होता है। साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है, इसलिए फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश की वजह से फर्में आसानी से बाजार में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे क्या होता है? फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है दीर्घकाल में। और अल्पकाल में क्या होता है? प्रवेश प्रतिबंधित होता है। जब अल्पकाल में प्रवेश प्रतिबंधित होता है तो फर्मों को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि की स्थिति, तीनों कंडीशन में फर्में कार्य करती हैं। तो अल्पकाल में तीनों स्थितियां, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि की स्थिति, और दीर्घकाल में फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ की स्थिति में कार्य करना पड़ता है, क्योंकि फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है दीर्घकाल में। और फर्में परफेक्ट कंपटीशन में समता के नियम पर कार्य करती हैं। इसके अलावा दीर्घकाल में फर्में अपनी क्षमता का पूर्ण विदोहन कर लेती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और संसाधनों का बेहतर आवंटन भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हो जाता है, जिससे क्या होता है? आर्थिक कल्याण अधिकतम होता है और उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के कल्याण में वृद्धि होती है। तो ये विशेषताएं हैं कुछ परफेक्ट कंपटीशन की। इसके अलावा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का प्रतिपादन 1947 में प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक में
किया गया, जिसमें इन्होंने क्या बताया, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है, वस्तु विभेदित होती है। वस्तु विभेदित होने के उदाहरण के रूप में चेम्बरलिन सिगरेट का उदाहरण लेते हैं, और स्वतंत्र प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था होती है। वस्तुओं की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, फर्में बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं। फर्में अपनी उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण स्वतः करती हैं। फर्मों की लागत ढांचा जो है यू आकार की होती है। एवीसी, एसी, एमसी सभी यू आकार की होती हैं। तो इस प्रकार से फर्मों की लागत ढांचा यू आकार की होती है, और फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं, अर्थात विज्ञापन करती हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों द्वारा विज्ञापन किया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त नहीं है? परिवहन लागतों का अभाव यह शर्त है पूर्ण प्रतियोगिता की। विक्रय लागतों की उपस्थिति यह नहीं है। विक्रय लागतों की उपस्थिति, या कह सकते हैं विज्ञापन पर जो खर्च होता है वह एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार में पाया जाता है। इसके अलावा वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति ये भी है, और उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता ये भी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। तो इसका आंसर 2 का बी हो जाएगा। 3 न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्मों को कहा जाता है, तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है, डी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की लोच होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की लोच अनंत होती है, 4 का बी सही हो जाएगा। 5 निम्न में कौन ऋण योग्य कोषों की आपूर्ति का घटक नहीं है? बैंक साख, विनिवेश, संचय, बचत। तो बचत जो है ऋण योग्य कोषों की आपूर्ति का घटक नहीं है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, यदि नगद आरक्षित अनुपात 20% हो तो 10 लाख जमा कितना साख सृजन करेगा? साख सृजन का सूत्र होता है 1/r, और बैंक जमा कितना बता रहा है? बैंक जमा 20 नगद आरक्षी अनुपात, या इसी को 1/r को नगद आरक्षी अनुपात या कह सकते हैं r या साख जमा। अब इसी के माध्यम से साख सृजन निकाला जा सकता है। तो साख सृजन 1/r 20% हो जाएगा, बराबर 100/20%, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 गुना हो जाएगा, जितना 100 लाख रुपए जमा कितना साख सृजन होगा। तो 10 लाख का जमा जो है, अब ये 10 लाख गुणे 5 हो जाएगा, तो 50 लाख हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। तरलता जाल क्या दर्शाता है? पूर्णतः लोचदार मुद्रा की मांग को बताता है। तरलता जाल पूर्णतः लोचदार मुद्रा की मांग ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है, कौन सा उपाय नहीं है? ए प्रतिगामी कर, मजदूरी नीति में सुधार, वृद्धावस्था पेंशन, भूमि का सामाजिकरण नहीं है उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय। डी 8 का डी सही हो जाएगा। 9 निम्न फलनों में कौन सा निवेश फलन प्रावैगिक निवेश फलन नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन जो है प्रावैगिक निवेश फलन नहीं है, ये स्थैतिक निवेश फलन है, बाकी सब प्रावैगिक निवेश फलन है। प्रावैगिक। अगला, निम्न में से कौन सा फलन प्रावैगिक उपभोग फलन है? तो प्रावैगिक उपभोग फलन सी ऑप्शन सही है। CT बराबर C0 प्लस C इंटू YT माइनस 1। अगला, यदि उपभोग फलन C बराबर 20 प्लस 0.80y, आय का स्तर 300 रुपये है, तो उपभोग व्यय होगा। तो उपभोग व्यय इसी से निकाला जा सकता है, C यही उपभोग व्यय हो जाएगा। C बराबर 20 प्लस 0.80y
तो 20 प्लस 0.80 गुणे y का मान कितना दिया है 300, तो y की जगह 300 हो जाएगा। तो जगह 20 प्लस 8 त्रिक 24, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो 24 240 में अगर 20 जुड़ जाएगा तो 260 आंसर आ जाएगा। 11 का डी सही हो जाएगा। 12 वैगनर लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो वैगनर लॉ प्रत्यक्ष रूप से राज्य की बढ़ती क्रियाओं से संबंधित है। एडोल्फ वैगनर पूरा नाम इनका है। इन्होंने 1835 से 1917 के बीच एडोल्फ वैगनर ने आर्थिक विकास के स्तर तथा सरकारी उपभोग व्यय के बीच पाए जाने वाले कार्यात्मक संबंध की व्याख्या की, जिसमें इन्होंने क्या बताया, बढ़ती हुई राजकीय क्रियाओं का सिद्धांत या राज्य व्यय के विस्तार का नियम प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यही पूछ रहा है, वैगनर लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो राज्य की बढ़ती क्रियाओं से संबंधित है। 12 20 हो जाएगा। 13 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ का प्रतिपादन किया था। तो ये भी वैगनर द्वारा दिया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। 13 डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, बेसल समझौता संबंधित है। तो बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। 14 ए सही हो जाएगा। 15 बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बैंकिंग सुधार समिति नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन समिति फर्स्ट 1991 में गठित की गई थी और नरसिम्हन समिति सेकेंड 1997 में गठित की गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य बैंकिंग समितियां और भी हैं। 2011 में दामोदरन समिति का गठन किया गया था। 2010 में श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन किया गया था। 1993 में नायक समिति का गठन किया गया था। 1997 में एस तारापुर समिति का गठन किया गया। 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया और 2001 में YB रेड्डी समिति का गठन किया गया और 2007 में दीपक पारिक समिति का गठन किया गया। ये कुछ बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समितियां थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है। तो देश का केंद्रीय बैंक जो है ऋण देता है सिर्फ वाणिज्यिक बैंक और वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है और वाणिज्यिक बैंकें क्या करती हैं, अपने खाताधारकों को ऋण देती हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन, लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य है ए बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करना, बी कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करना, सी जिले में अग्रणीय बैंकों द्वारा साख नीतियों का नियोजन और नियमन करना। तो जिले में अग्रणीय बैंक योजना से संबंधित है। तो 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी। अगला 19 नंबर, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1975 में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21 विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। तो विश्व बैंक की संस्थाएं 5 बैंकों का समूह है विश्व बैंक। कौन कौन सी उस समूह में बैंकें शामिल हैं। IBRD जिसकी स्थापना 1945 में हुई, IFC 1956 में स्थापना हुई, IDA 1960 में स्थापना हुई, मीगा
1988 में स्थापना हुई और ICSID इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो यह 5 बैंक है, IBRD, IFC, IDA, मीगा और ICISD, यह विश्व बैंक समूह की बैंकें हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सी संस्था नहीं है, तो IDA जो है विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है, जो ऑप्शन सी में है। और IDA नहीं, ADA एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है नहीं है, IDA है। IDA 1960 में स्थापित की गई थी, विश्व बैंक की संस्था है और एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित की गई थी और 67 देशों का बैंक है और इसका मुख्यालय मनीला में है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? शुम्पीटर, हिग्स, कार्ल मार्क्स, माल्थस। तो कार्ल मार्क्स द्वारा श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग किया गया था। 23, संतुलित समृद्धि व्यूह रचना अपनाई गई थी। असंतुलित समृद्धि व्यूह रचना जो है हर्षमैन द्वारा अपनाई गई थी। एक्स दक्षता की अवधारणा विकसित की गई थी, तो एक्स दक्षता या एक्स कुशलता की अवधारणा H. लेवेंस्टीन द्वारा विकसित की गई थी। 24 ए सही हो जाएगा। 25 निम्न चित्र में प्रदर्शित है। क्या चित्र प्रदर्शित कर रहा है? तो यह चित्र पूर्णतः लोचदार मांग वक्र को प्रदर्शित कर रहा है और एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर मांग वक्र की लोच अनंत होती है, तो 25 का बी सही हो जाएगा। 26 और वाई अक्ष के अगर समांतर होगी तो वह 0 होगी, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहलाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, छुरीधार समस्या किस मॉडल में है? सोलो मॉडल में, शुम्पीटर मॉडल में, कल्डार मॉडल में, हैरट-डोमर मॉडल में। तो छुरीधार समस्या हैरट-डोमर मॉडल की अवधारणा का भाग है। 26 डी सही हो जाएगा।